नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का एनालिसिस और उनका कॉज एंड इफेक्ट जानना, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। मार्केट्स लॉग वर्स्ट डे इन 7 मंथ्स ऑन एफपीआई सेल ऑफ। अब जो लोग मार्केट में नए आए हैं या फिर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा उनका रिश्ता नाता नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा अगर आप हेडलाइन पढ़ें तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में जो कंपनीज़ हैं उनमें लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या हो रहा है इस वक्त, वो क्या कर रहे हैं। जो सबसे रिच और स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हमें पता लगेगा इन चीज़ों से। अब जैसे कि मार्केट का वर्स्ट दे रहा है पिछले 7 महीने में स्टॉक मार्केट का, मतलब हमारे जो इंडेक्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स, बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने मार खाई। ठीक है, अच्छा खासा डे के जो लो होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वो क्लोज हुए। क्या रीज़न था इसमें? रीज़न बताया जा रहा है एफपीआई सेल ऑफ। एफपीआई कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के निवेशक हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, जो विदेशी हैं, वो इंडिया में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे खासी आप कह सकते हैं अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने स्टॉक्स को बेचा, इंडियन स्टॉक्स को। क्यों? आगे देखते हैं। तो इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्सेस जो है, ये 6th डे लगातार 6ठे दिन गिरे। ठीक है, इनका सबसे लंबा लूजिंग स्ट्रीक है ये, फरवरी से लेके। और इसमें रीजंस अलग अलग बताए जा रहे हैं। देखिए, एक तो हो गया यूएस बॉन्ड यील्ड का बताया जा रहा है, जो आपको पता है 5% से ऊपर चला गया था। तो यूएस में अब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है बैंक में पैसा रखने पे, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा डाके इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं। एक तो इंस्टीट्यूशन ही कर रहे होंगे एफपीआईज। उसके बाद उन्हें चिंता है इजरायल और हमास की, तो वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट को थोड़ा रिस्की एसेट माना जाता है एज कम्पेयर टू एफडी, ऑफकोर्स। तो एक तो एफडी पे रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है और रिस्क भी नहीं है, और स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिस्क ज़्यादा है, तो वो पैसा इसलिए वहाँ जा रहा है क्योंकि वो और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सेंसेक्स कल गिरा 900 पॉइंट, 901 पॉइंट, 1.4%। और निफ्टी में आप देख सकते हैं 247 पॉइंट्स की गिरावट आई। तो यहाँ पे जो यील्ड था, ये आपको मैंने बताया, जो था ये 5% का मार्क ऑफकोर्स ऊपर क्रॉस कर चुका था, लेकिन फिर नीचे आके सेटल हो गया। और एफपीआईज ने बताया आपको कितना बेचा है? 7,703 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने बेचे हैं। और यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए और ये सब, इन्होंने बाय किया 6,558 करोड़ के स्टॉक्स। तो दोनों का ऑपोजिट चल रहा है। देखिए, एफपीआईज ने सेल किया, म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया। तो एफपीआईज एक्चुअली अगर इस मंथ आप देखें, ये जो पूरा महीना अक्टूबर का भी खत्म नहीं हुआ है, 23,000 करोड़ का स्टॉक्स बेच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो यही है। एक तो यूएस में इंटरेस्ट पे बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, दूसरा सेफ्टी की भी बात है, वो एसेट ज़्यादा सेफ लग रहा है उन्हें इस वक्त। और स्टॉक्स में पैसा लगाना, स्पेशली इंडिया के स्टॉक्स में, उन्हें रिस्की लग रहा है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और ये हो सकता है कुछ बहुत ही बड़ा मोड़ ले ले। तो ये दो रीजंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक तीसरा है जिसे मैं कहूँगा थोड़ा अनपॉपुलर है, लोग इतना नहीं इसके बारे में बात कर रहे क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं साउंड करता, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा था। इंडिया का मार्केट अगर आप देखें पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक रहा पिछले 2 सालों में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी बनता है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाते। तो इन्होंने प्रॉफिट बुक की, नीचे आएगा वो दोबारा बाय कर लेंगे। तो एक नॉर्मल प्रोसेस भी है और ये सही टाइम लगा उन्हें प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा शॉक वाली बात नहीं है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। At 4.9%, US third quarter GDP grows at fastest pace in 2 years. 4.9% की कह सकते हैं ग्रोथ रेट अचीव की है यूएस में। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है तीसरे क्वार्टर की, ये 2 साल में सबसे बढ़िया रेट पे ग्रो किया है। अब तो देखिए, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। सेंट्रल बैंक यूएस की चाहती है कि जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो, कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम हो, इन्फ्लेशन ताकि नीचे आए, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जीडीपी है 4.9% के एनुलाइज रेट से ग्रो कर रही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या है यूएस इकोनॉमी ग्रो करने का? वो है पर्सनल स्पेंडिंग। लोग जम के पैसे खर्च कर रहे हैं, 4% बढ़ गया है। और यही एक चीज़ है जो वहाँ की सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है 2 साल से, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। इट्स लाइक आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो बिल्कुल मतलब बाय किए जा रहे हैं, उतना ही नीचे गिरे जा रहा है। यही हाल हो गया है यूएस के सेंट्रल बैंक का। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें कंजम्पशन को कम करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, हर चीज़ करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। तो
यहाँ पे देखेंगे जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये स्टेड फास्ट रही, ठीक है। प्राइसेस भी ज़्यादा रहे, ऑफकोर्स क्रूड ऑयल के प्राइस भी अच्छे खासे ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे पिछले क्वार्टर। यहाँ पे आप देखेंगे बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है, लोन भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो एक तो वहाँ का जॉब मार्केट इस वक्त बहुत बढ़िया है, जॉब ज़्यादा है और लोग कम है इस वक्त, इतने ले ऑफ्स के बाद भी, क्योंकि ले ऑफ्स आपने आईटी में देखा है, लेकिन वो जो ले ऑफ्स होने के बाद भी अभी भी जॉब्स अच्छे खासे हैं वहाँ पर, जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसी की वजह से आप देखें तो हाउस होल्ड डिमांड बहुत अच्छा है, लोग जम के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है इस साल के एंड तक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो बोरिंग कॉस्ट इतना बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है, तो लोग ना सामान थोड़ा कम खर्च करेंगे, कम खरीदेंगे, राइट। जैसे कि स्टूडेंट लोन भी होगा, पहले हाउस लोन होगा, ये सारी चीज़ें फिर भी वो रीपे करेंगे, लेकिन और जो कंजम्पशन है वो एटलीस्ट वो कम करेंगे। तो इनका ये मानना है, लेकिन जो डिमांड है वो फिर भी रॉबस्ट रहेगा, क्योंकि जो रिस्क है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन जो है वो सेंट्रल बैंक के 2% के गोल के ऊपर ही रहे, ये बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सेंट्रल बैंक का टारगेट है 2% इन्फ्लेशन का, तो वहाँ वो तो अब मुश्किल लग रहा है ना, अगर इतना अच्छा कंजम्पशन है तो इसको कम करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे तो शायद लोग सोचेंगे नहीं अब घर नहीं लेना चाहिए, बहुत ही महंगा इंटरेस्ट रेट है, या इस वक्त ये सामान क्रेडिट कार्ड पे नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये जो डर है ये लोगों के अंदर आए, लोग फील करें कि चीज़ें महंगी है, तब जाके कंजम्पशन कम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, बेसिकली जो आरबीआई जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, उनका कहना है कि इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, रिस्क है, तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमारी जो कमेटी है बहुत ही केयरफुली आगे डिसीजन ले रही है, बहुत ही कॉशियस रह के। तो यहाँ पे वो उन्होंने कहा है सब कुछ डेटा ड्रिवन होने वाला है, डेटा पे डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करेंगे, हम खुद कुछ नहीं कह रहे, हमारा ये विजन है, ये डेटा अच्छा आया बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन डेटा खराब आता है, खराब इन द सेंस ये खराब डेटा है फेडरल रिजर्व के लिए, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़िया, एम्प्लॉयमेंट भरपूर एम्प्लॉयमेंट है, कंजम्पशन इतना बढ़िया है, ये खराब डेटा है। फेड चाहती है कि कम आए चीज़ें ताकि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि उसका काम इन्फ्लेशन कम करना है यहाँ पर। तो आप देखिए इस तरीके से सक्सेसफुली वो इन्फ्लेशन कम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर अब देखिए कि वही लगता है कि आप जब जीडीपी को कम खुद से नहीं कर सकते हो तो बढ़ा कैसे सकते हो खुद से। ये भी बड़ा कह सकते हैं आयरनी है कि इस तरीके से कुछ भी कंट्रोल में नहीं है इस लेवल पे अगर आप देखें तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम लोग कल मिलेंगे, धन्यवाद।